अब आप देखिए जितने भी लिगेंड्स अब तक आपने पढ़े एक्चुअली वो दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं। इन दो कैटेगरी में से फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ ली, सिंपल लोन पेयर डोनर्स। अगर कोई सिंपल लोन पेयर डोनर है जैसे वाटर, अमोनिया, इसको हम अमीडो कहते थे इफ वी ऑल रिमेंबर, NH2 नेगेटिव, फ्लोराइड, ये सब के सब, हाइड्रोक्सो, ये सब के सब क्या थे? सिंपल लोन पेयर डोनर्स थे। तो सिंपल लोन पेयर डोनर्स अगर मेरे पास हैं तो मेरी पूरी लिस्ट है जो मैंने लिगेंड्स में पढ़ी, आई होप सबको दिख रहा हो। दूसरी साइड मैंने क्या लिखा है वो जरा ध्यान से, वो है आज का टॉपिक। कुछ लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो लोन पेयर के साथ साथ या और लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर्स होते हैं। मतलब लिगेंड डोनर्स तो हैं बट नॉट ओनली लोन पेयर, लोन पेयर के अलावा वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर है। ठीक है, चलो एक लोन पेयर बना देते डोनर, तुम एक पाई डेंसिटी डोनर बना देते। पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जैसे बेंजीन के 6 पाई क्लाउड है, इथीन यानी एसिटिल इथाइलिन के अंदर अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड या पाई इलेक्ट्रॉन्स का मजमा कहीं भी लगा हुआ है वो भी डोनेट कुछ लोग कर सकते हैं। और उसके एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, C2H4 पाई बॉन्ड है इसके अंदर, C5H5, इसी तरह से C6H6, इनमें सब में पाई क्लाउड है जो डोनेट हो सकता है। तो ऐसे डोनर हमने मिस किए, लेकिन सिर्फ पहली लाइन नहीं थी जिसकी वजह से आज की क्लास मुझे रखनी पड़ी, साथ ही साथ वो पाई एसिड एक्सेप्टर हैं। आप लोगों को याद होगा लुईस एसिड क्या होता था? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसीलिए वहां से एसिड नाम ले आए। और पाई क्यों है थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बनता है, इसीलिए पाई है। तो उसका डिटेल अभी आ रहा है। पाई एसिड एक्सेप्टर्स भी हैं भाई, लीगेंड एक्सेप्टर्स हैं। सारी केमिस्ट्री बदल गई, कोई थ्योरी इस बात को कवर नहीं कर सकती कि लीगेंड कभी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी हो सकता है, बी इट अ पेयर फ्रॉम समबडी, मेटल और वेयरएवर। दिस वाज हेड टर्निंग लिटरली कि लिगेंड्स कैन बी पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, पाई किसी और रीजन से बोल रखा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं है, दे आर फॉर्मिंग पाई बॉन्ड बाय बिहेविंग एज एसिड एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ऐसा कुछ हुआ। इसका मतलब ये जो पूरी लाइन आज मैं बार बार क्लास में बोलूंगी, मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा बोलना, तुम्हारे लिए समझना अगर इस सारे का मतलब बैक बॉन्डिंग से लो। बैक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में भी थोड़ी बहुत पड़ी है, जहां उल्टी गंगा बहती है उसको हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। सो अब मैं जरा उस हिस्से को थोड़ा समझने की कोशिश करूं। ये लोन पेयर एक्सेप्टर्स कहां से आ गए? लोन पेयर एक्सेप्टर्स या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स लिगेंड कब से होने लग गए? अब हैं, ये पता लग गया। इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरी है। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ इसको कवर किया, लेकिन मेरे को ये बता के चलना है, यानी कि ऐसे नॉन क्लासिकल लिगेंड जो लीग से हटके हैं उसमें भी फर्दर 2 टाइप मिला। एक टाइप तो ऐसे जो लोन पेयर डोनर्स थे और सामने वाले से एक्सेप्ट भी कर रहे थे, एक्सेप्टर्स तो हैं ही। ये क्या थे? लोन पेयर डोनर्स। मैंने लोन पेयर डोनर्स के अलावा एक और चीज लिखी थी कि कोई ऐसे लिगेंड भी हो सकते जिनके पास लोन पेयर नहीं है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो ये क्या थे? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर्स। नॉन क्लासिकल भी 2 हिस्सों में बट गए। अब देखिए इन तीनों के अंदर पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड्स हैं। इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, C5H5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव आयन। आपको पता है एरोमेटिसिटी में आपने ये पढ़ा है सेम, कि एक नेगेटिव चार्ज और 2 पाई बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया। यस इट इज एरोमेटिक। इसी तरह से C6H6, यस इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ये तीनों के तीनों लिगेंड तो हैं बट नॉट ड्यू टू लोन पेयर डोनेशन, ड्यू टू देयर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन ये शायद मैं आज कवर ना कर पाऊँ, मैंने इसी के लिए बोला है अगर मुझे 10 मिनट का एक वीडियो आपको देना पड़ा ट्यूसडे को मैं आपको दे दूंगी, जो लोग आएंगे उनको पढ़ा भी दूंगी। माई पॉइंट इज नाउ नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जो कि एक्सेप्टर भी हैं और डोनर्स भी हैं, यानी वो 2 बॉन्ड बनाएंगे बच्चों, एक बॉन्ड तो वाइल डोनेटिंग, एक बॉन्ड वाइल एक्सेप्टिंग, 2 अलग अलग प्रोसेस हो रहे हैं। तो जरा अब इस बात को समझना शुरू करते हैं। लोन पेयर डोनर्स में मैंने फर्दर थोड़ा सा सेपरेट करके 2 हिस्से बनाए हैं। तो अगर मैं देखूं इसमें अगेन 2 हिस्से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह के कुछ
लीगेंड्स जिनमें, ध्यान देना अब सारी क्लास इसी पे होनी, बहुत एक्सपेंड करूंगी मैं इस बात को, एनसीईआरटी के डायग्राम्स को। मेटल को लीगेंड अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उससे पहला सिंगल बॉन्ड बन रहा है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। आप जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड वाला रिस्पेक्ट दिया गया है अगर वो पहला बॉन्ड है तो, राइट। उसके बाद दूसरा बॉन्ड जो नॉन क्लासिकल लीगेंड्स में मैदान में आया, भाई लीगेंड डोनेट करने के बाद कहता है मुझे, मेरे पास खाली जगह है। इट मींस लीगेंड्स जिनके पास खाली ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, वो क्या कहेगा मेटल को, अच्छा मेटल के पास वैलेंस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो होते ही हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हैं सारे, उनमें कहीं पर तो D2, D3, D4, D5, D8 ये सब मिलना ही मिलना है। निकल में देखिए ना कितने लोन पेयर्स बैठे हैं, राइट। तो बैक पेयरिंग हो गई तो लोन पेयर्स तो फिर क्रोमियम में भी मिल जाएंगे, मेरे को वेनेडियम में भी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब मेटल जो लोन पेयर रखे बैठा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कहता है, या लीगेंड जो भी मिलता है मेरे को उसको कहता है, इफ यू हैव अ vacant orbital, yes I have a vacant orbital, you can take my pair also। तो जब मेटल बैक डोनेशन, इसको बैक डोनेशन करे, उल्टी गंगा बह रही है, मेटल डोनेट कर रहा है जबकि काम किसका था, लिगेंड का। तो मेटल जब डोनेट कर रहा है, अब वो दूसरा बॉन्ड पी कैरेक्टर या पाई कैरेक्टर होगा सर्टेनली, क्योंकि सिंगल तो बन चुका, सिग्मा तो बन चुका, यानी रिवर्स में एक और बॉन्ड बना। अब ये जो रिवर्स में एक और बॉन्ड बना, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा, सिग्मा पाई तीनों में मैंने सेम बना रखी, तीनों में बैक डोनेशन है। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू बैक डोनेशन, अदरवाइज तो सिंपल बॉन्डिंग थी। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे फ्रॉम मेटल, मेटल से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हो, अब ध्यान आ गया आपको। पाई इलेक्ट्रॉन्स बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाते हैं। शुरू में भी मैंने जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर लिखा है, पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो डोनर यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन बार बार मैंने पाई एसिड एक्सेप्टर लिखा है। एसिड माने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कौन, मेटल एक्सेप्ट करके, नहीं सॉरी लीगेंड एक्सेप्ट करके क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए पाई एसिड एक्सेप्टर एक कॉमन टर्म होगी। तो अब इन तीनों में देखिए येलो कलर का जो पाई बॉन्ड है, एक ही बात हो रही है, उल्टी गंगा बह रही है उसके अंदर। मेटल डोनेट कर रहा है किसको, लीगेंड को, लीगेंड एक्सेप्ट कर रहा है, जो मुझे समझ ही नहीं थी अब तक कि लीगेंड एक्सेप्ट भी कर सकता है। एग्रीड, तीनों येलो लाइन। अब इन तीनों येलो लाइन का फर्क तीन जगह देखना है, क्यों इनकी तीन कैटेगरी बनी अलग अलग। इसके अंदर जो येलो लाइन है यानी बैक डोनेशन, यानी पाई बॉन्ड, पी कैरेक्टर, कुछ भी बोल सकती हूं। तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे यानी पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, वो मेटल जो भी थे आर एक्सेप्टेड इन, किसमें एक्सेप्ट हो रहे थे, लीगेंड में। लीगेंड एक्सेप्टर बने बैठा है, लीगेंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। तो लीगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड लास्ट ईयर आपने किया है केमिकल बॉन्डिंग में, और उसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल के आप लोगों ने दिया है। CO माइनस भी बात हुई थी, CO प्लस भी बात हुई थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लूमो होमो आपको याद होगा, थोड़ा सा डिटेल लाऊंगी। तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो खाली पड़े, बट कौन से खाली पड़े थे कार्बन मोनोऑक्साइड में, एंटी बॉन्डिंग वाले। सो व्हाट, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मेटल का पेयर इसने एक्सेप्ट कर लिया। जब मेटल का पेयर इस लीगेंड ने एक्सेप्ट कर लिया, दो बॉन्ड बन गए, एक सिंगल और उसके ऊपर कौन सा बना, डबल, सिग्मा एंड पाई। अच्छा, इसमें येलो लाइन ने क्या फर्क किया, इसमें जो लीगेंड ने एक्सेप्ट किया मेटल से उसका खाली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज क्रोमियम से, तो इसमें लीगेंड ने अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नहीं किया, सिंपल वैलेंस डी ऑर्बिटल्स में किया। फॉस्फोरस में आपको पता है 3D खाली पड़ा है, राइट। फॉस्फोरस में 3D खाली पड़ा है, कोई एंटी बॉन्डिंग वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग तो तब बनता है ना जब वो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे। यहाँ फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 3p3 3D खाली। तो जब बॉन्डिंग ही नहीं हुई तो उसके क्या बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊं मैं, यानी उसके खाली d ऑर्बिटल्स में है। ये डिटेल आपको जेई नीट और एडवांस में चाहिए। एनसीईआरटी में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड वाली एक एक लाइन चाहिए, बट अब इसमें क्या ही लाइन बनाऊं अलग में। तो एनसीईआरटी बिलोंग टू दिस, बाकी ये दूसरी कैटेगरी
समझ आई? तीसरी और आखिरी, इसमें पाई बॉन्ड कौन बना रहा है भाई? अगेन मेटल से डोनेशन हो रहा है उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, लिगेंड के कौन से ऑर्बिटल में? पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल दो बॉन्ड इज सिग्मा। यहां पर येलो लाइन के लिए कुछ नहीं बोला मैंने, यहां बोला है ग्रीन लाइन के लिए। ये तो नॉन क्लासिकल में भी अलग कैटेगरी थी, ये मैंने बोला है ग्रीन लाइन के लिए। बॉन्ड का नाम तो सिग्मा है, लेकिन बन तो सिग्मा रहा है, वो भी एक अलग कहानी है क्यों बन रहा है, लेकिन इनमें कोई लोन पेयर ही नहीं था। सिग्मा बॉन्ड पिछले दोनों केसेस में कौन बना रहा था बच्चों? लोन पेयर। ये ऐसे लिगेंड है जिनके पास लोन पेयर नहीं है, इनके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे कि मैं ये ले लूं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड इन मेटल के डी ऑर्बिटल्स ऑल्दो बॉन्ड इज फॉर्म्ड सिग्मा। बॉन्ड जो बना पहला बॉन्ड, उसको बोला मैंने सिग्मा है, लेकिन उठ के कौन चीज आई है डोनेट होने लिगेंड की? दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन। इसका एक एग्जांपल सबसे आखिरी स्लाइड पे जरूर लूंगी मैं। क्लियर? तो ये बहुत बड़ा क्लियर डिमार्केशन है सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या था? सिनर्जी वर्ड का वैसे क्या मतलब होता है आपके चारों तरफ? कभी इंग्लिश लैंग्वेज में सुना हो, कभी कहीं किसी जगह पढ़ा हो, जब एनर्जीज एक लाइन में कंबाइन करती हैं, सिनर्जिक। सिनर्जिक मतलब होता है, वैसे वर्ड टू वर्ड लिटरल मीनिंग देखूं तो सिनर्जी का मतलब होता है स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो यहां सिग्मा की वजह से पाई स्ट्रांग नहीं हो रहा, सिर्फ पाई बनने की वजह से सिग्मा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो सिनर्जी मतलब दोनों एक डायरेक्शन में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी पाई सिग्मा को स्ट्रांग कर रहा है, सिग्मा पाई को स्ट्रांग कर रहा है। इस बात को समझने के लिए मुझे आगे चलना पड़ेगा। पहली स्लाइड से आपका रेपो बना दिया क्या पढ़ने वाले। क्लियर एवरीबॉडी? अब है एनसीईआरटी का पहला और आखिरी आज का टॉपिक प्रॉपरली, बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स। तो बॉन्डिंग इन कार्बोनिल्स एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को सिनर्जिक बॉन्डिंग पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको बताई। तो यहां क्या कहता है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत तो नहीं, खैर एक वीक बेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि वीक बेस है, वो एक सिंपल सिग्मा बॉन्ड बनाता है अपना एक लोन पेयर मेटल के खाली ऑर्बिटल में डोनेट करके, लाइक एवरी अदर लिगेंड मेटल रिलेशनशिप, डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ। उसका कार्बन मोनोऑक्साइड की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे एमओटी से, तो उसका आखिरी ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो था, हाईएस्ट एनर्जी, हाईली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो मतलब क्या था? हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो था सिग्मा 2pz2। सिग्मा 2pz2 था। इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के खाली ऑर्बिटल को दिया गया, एज सिंपल एज प्रीवियस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर भी आपको दिखा दूं, कार्बोनिल ने अपने एक लोन पेयर को मेटल के खाली ऑर्बिटल में डाला और क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। अगर बोर्ड्स में आया तो ये बताना पड़ेगा। इसको ऑर्बिटल ओवरलैप में दिखाने की इच्छा है, सिंपल। अगली स्लाइड पे बड़ा डायग्राम भी है, लेकिन समझने में जब सिंपल आ जाए तो थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये रहा मेटल का वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखिएगा, इसमें मैंने पॉजिटिव साइन लगाया। वेकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल है उसका, पता ही है हमको, डी ब्लॉक में तो खूबी ही यही है। उसके सामने कौन आया? कार्बन मोनोऑक्साइड अपने एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, सिग्मा नॉट हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही है, सिग्मा 2pz लेके आया, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर भी पॉजिटिव था, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा और क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड तो बन गया, यहां तक तो नॉर्मल बात थी। लेकिन इसके बाद जब दोनों जुड़ गए, तब मेटल इज ऑल्सो एन एक्सेप्टर। मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल है, बॉन्ड बनाना किसको बुरा लगता है? मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल है, इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्टर एंड फॉर्म अ पाई बॉन्ड। तो उसमें बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, मेटल ने एक बॉन्ड तो एक्सेप्ट, सॉरी एक पेयर तो एक्सेप्ट किया लिगेंड से। अब मेरे को रिवर्स वाली बात करनी है। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल से किसको भेजे जा रहे हैं? लिगेंड्स को। So from filled metal d orbital to lowest unoccupied molecular orbital of carbon monoxide.
कार्बन मोनोऑक्साइड का हाईएस्ट फील्ड कौन था? सिग्मा 2pz। उसके बाद कौन दो खाली पड़े थे? पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। किसी एक में भी मेटल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा। बैक डोनेशन, मेटल डोनेट कर रहा है लिगेंड को तो मेटल डाल देगा, यानी कि मेटल ने बैक डोनेशन किया कार्बन मोनोऑक्साइड के किस ऑर्बिटल में? बोर्ड्स में। आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा, दोनों में से कोई भी लिख दो। तो किसी एक में ये बैक डोनेशन हुआ और उसकी वजह से क्या बना? पाई बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन MC बॉन्ड। ऑफ कोर्स पहले मेटल और कार्बन में सिग्मा बॉन्ड बन रहा था सिंगल, अब दूसरा बॉन्ड भी आया तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? स्ट्रेंथनिंग दी। बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथन मेटल एंड कार्बन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक का एक्चुअल मतलब स्ट्रेंथनिंग ही है, दो एनर्जीज नहीं, स्ट्रेंथनिंग। दो अलग अलग एनर्जीज, बॉन्ड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग दे रहे हैं, वो आगे एक्सप्लेन होगा। तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। ये इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन भी आई आपके पास, आपको ये लिखना मैंडेटरी है आपकी नोट्स कॉपी में या आपके बोर्ड्स में। तो इसको कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। ठीक है, अब इसका अगर मेरे को प्रॉपर ऑर्बिटल ओवरलैप डायग्राम देना है तो मैं एनसीईआरटी के एक कंबाइंड डायग्राम को पहले दो टुकड़ों में डिवाइड करूंगी, फिर आपको कंबाइंड भी दिखाऊंगी। को एनसीईआरटी का कंबाइंड डायग्राम के दो टुकड़े किए, उन्होंने तो एक ही में बता दिया सब कुछ। मैं दो अलग अलग टुकड़े कर रही हूँ, वही जो छोटा सा मैंने बनाया था अब इसको प्रॉपर बनाया। अगर मेरे को कहा जाए डायग्रामेटिकली शो करिए बोर्ड्स में, तो वो छोटे छोटे डायग्राम से, पिद्दी पिद्दी डायग्राम से काम नहीं चलेगा। तो उसमें पहले मैं मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल प्रॉपर पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, फिर लोन पेयर, इसमें भी पॉजिटिव साइन, इसमें भी पॉजिटिव साइन, ये रहा इसका लोन पेयर, ऑब्वियसली इसके अंदर लोन पेयर है। और इनमें क्या बना? सिग्मा बॉन्ड, जो एक रूटीन वाला बॉन्ड था। छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया था जिसमें मुझे नहीं पता मैंने प्लस माइनस शो भी किया था कि नहीं। एंड इफ इट कम्स इन योर बोर्ड, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव शो करना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। देन कम, बहुत अच्छे से डायग्राम एनसीईआरटी ने दे दिया। इसके बाद कहा सारा तुम खुद पढ़ो, एक पैराग्राफ और ये डायग्राम, आगे सब तुम पे छोड़ दिया। ये मेटल का डी ऑर्बिटल, 4 लोब्स होते हैं। मेटल का डी ऑर्बिटल है, 4 लोब्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, इसके सामने कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन सा ऑर्बिटल आना चाहिए था बच्चों बैक डोनेशन में? अब है कौन सा इन्वॉल्व होता है बैक डोनेशन में? लक्ष्य एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में, और वो कौन सा? पी। एंटी बॉन्डिंग में लोब्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। आई होप वी रिमेंबर। कितनी डिटेलिंग है इसमें, ये एक ही लोब दिखाई दे ना दे मेरे को, लेकिन यहां ये जो इंडिकेट हो रहा है ना बच्चों, ये एक और ये दूसरा, एंटी बॉन्डिंग में लोब एक दूसरे से दूर भागते होते हैं। एनीवेज, लेट मी नॉट स्पॉइल द डायग्राम। सो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में लीगेंड से सप्लाई, मेटल से सप्लाई हो रहा है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो यहां पाई बॉन्ड को देखिए हमने कैसे ड्रॉ किया है, साइडवेज ओवरलैप, लेटरल ओवरलैप, तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे। और एनसीईआरटी ने इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके एक ही डायग्राम में दिखा रखा है, वो भी देख सकते हैं, बट मुझे लगा मैं अलग अलग दिखाऊं तो याददाश्त अच्छी रहेगी। सो इस तरह से आपके पास 2 बॉन्ड बने, रिवर्स ऑर्डर में। बैक बॉन्ड कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल विल बी, कोई भी हाइब्रिडाइज, बहुत अच्छे क्वेश्चन पास्ट ईयर जेई में दिखेंगे आपको, नीट में दिखेंगे। ये ऑर्बिटल कौन से वाला है? फील्ड वाला। फील्ड वाला मतलब आपने अब देख ही लिया, आप हाइब्रिडाइजेशन जब करते हो तो जो फील्ड वाला होगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। इट कैन बी D2sp3, sp3d2, dsp2। तो वो फील्ड वाला जो ऑर्बिटल है वो इनमें से कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है एनसीईआरटी का डायग्राम जो कंबाइन बना रखा है। मैंने पिछली स्लाइड पे क्या किया, पहले सिग्मा दिखाया, फिर पाई दिखाया, और मैंने ये भी कहा कि एनसीईआरटी ने कंबाइंड डायग्राम दिया है, मैंने भी आपको कंबाइंड डायग्राम दे दिया। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक, यू कैन, और नहीं तो आपकी मर्जी है। सो सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब बार बार बता रही हूं, स्ट्रेंथनिंग ईच अदर।
तो ये सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक साथ, अब देखिए यहां मैंने इसको लेबल कर दिया पाई स्टार, आगे 2px 2py लिखना आपका काम। ये बॉन्ड कौन सा, पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर को पाई कैरेक्टर बोल रहे हैं, होप ये भी पता हो। सिग्मा कैरेक्टर को मैं एस कैरेक्टर बोल सकती हूँ, राइट दिस। तो ये लेटरल ओवरलैप से बना पाई बॉन्ड, ये हेड ऑन ओवरलैप से, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप से बना सिग्मा बॉन्ड, बाकी सब कुछ इंटैक्ट एज इट इज। हम सबको पता है ये कौन सा ऑर्बिटल था, हाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, ये कौन सा ऑर्बिटल था, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वो पाई स्टार हमने लिख ही दिया। सो इस तरह के डायग्राम के बाद आप सिनर्जिक बॉन्डिंग को कंप्लीटली बोर्ड्स में 1 या 2 नंबर के एक्सप्रेस करते हो। अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग पे सिंपल सा भी क्वेश्चन आया तो आपको डायग्राम बना के आना चाहिए, क्योंकि 10 में से 5 बच्चा तो बनाएगा ही बनाएगा। तो आपको आता होगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक, ये आपके पास डायरेक्टली पूछे गए एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में बोर्ड्स में। निकल कार्बोनिल, इसकी ज्योमेट्री और कुछ नहीं, इसकी ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो अगर आप अब इसका वो निकालोगे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बैक पेयरिंग या नहीं, D8, वो सब जब आप निकालोगे यू विल गेट टू नो ये क्या है, टेट्राहेड्रल। डायरेक्टली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को देंगे, आपने ये ड्रॉ करना है। आयरन, उसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 5। अगर 5 लिगेंड जुड़े हैं, 5 की ज्योमेट्री, 5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या बताई गई थी, DsP3, और उसकी ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो उसको मैं कुछ ऐसे बना देती हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस ऐसे, वो बीच में अब आप उसका ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। देन कम्स कोबाल्ट, सॉरी क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल। तो 6 की ज्योमेट्री तो आई थिंक हम सबको अब अच्छे से याद ही है। कोई उसको ऑक्टाहेड्रल कह सकता है, कोई उसको स्क्वायर बाय पिरामिडल कह सकता है। तो ये बनाया कार्बोनिल इस तरह से। कभी कभार आपको ऐसे भी मिल जाए तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, कैसे भी लिखा आपको मिल सकता है। इन एनी वेज मैंने हर तरह से कार्बोनिल को लिख दिया, CO भी, OC भी, ट्रिपल बॉन्ड करके भी। तो ये 3 ज्योमेट्रीज हुई आपके पास, राइट एवरीवन। सो इसके बाद 2 और हैं मेरे पास ऐसे ही स्ट्रक्चर, तो उसको पकड़ते हैं हम। आई एम टेकिंग दिस आउट फ्रॉम योर एनसीईआरटी। मैंगनीज 2 कार्बोनिल 10 डेका, राइट 10, यानी कि इसके अंदर 2-2 मैंगनीज हैं। अब आप ध्यान दीजिए, मैंगनीज का कोऑर्डिनेशन नंबर याद करो, यहाँ 1 2 3 4 5, लेकिन छठा बॉन्ड किस में बना है, मैंगनीज मैंगनीज के बीच बना है, यहां फिर से 5। तो मैंगनीज का 2 जब मैंगनीज हैं 10 कार्बोनिल के साथ, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली अगर आप अगले वाला देखें, उसमें भी बाय न्यूक्लियर यानी 2 मेटल्स हैं, और उसमें कोबाल्ट दोनों आपस में लिंक्ड है कि नहीं, आप लोग बताएंगे। गिनती पूरी हो रही है या नहीं, गिनती के हिसाब से बताइए, क्या बीच में कोबाल्ट लाना चाहिए था, कार्बन मोनोऑक्साइड लाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हैं, नथिंग। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट देखे गए नीट जेई में। इनमें से किस में मेटल मेटल बॉन्ड होगा, डायरेक्ट पूछे गए, क्योंकि एनसीईआरटी में छाप के दिए स्ट्रक्चर्स। सो इसमें भाई कितने कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कितने MC बॉन्ड्स हैं, तो उस हिसाब से आपको गिन के, अच्छा कितने कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज का काम कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, इसमें कोई ब्रिज है ना, इसमें कितने ब्रिज हैं, 2। आपसे तो ब्रिज वाले में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, कार्बन कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड्स, सॉरी ये मिस्टेक है। के बाद एनसीईआरटी वाले क्लास छोड़ सकते हैं, उनका चैप्टर खत्म है। लेकिन एक टॉपिक मैंने होमवर्क में डाला है, एंड दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, जैसे कि मेटलर्जी, जैसे कि फूड, जैसे कि मेडिसिन, जैसे कि टेक्सटाइल, जो मर्जी उसमें एप्लीकेशन है। कुछ मैं करा भी चुकी हूँ क्लास में, सिस्प्लेटिन जैसे करा दिया। 1-2 और चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। एप्लीकेशन मैं नहीं करा रही, एप्लीकेशंस आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे DMG को यूज करते हैं निकल के एक्सट्रैक्शन के लिए, सॉरी एस्टिमेशन या उसके डिटेक्शन के लिए, वो सब कुछ। एक्सपेंसिव मेटल्स को निकालने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है। लीगेटिंग एजेंट्स को, लीगेंड्स को, CN को,
इसी तरह से मेडिसिन साइंसेज में डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, वहां वो भी लिखा है ईडीटीए का क्या इस्तेमाल है। तो ये सारा का सारा 1-1.5 पेज का काम मेरा नहीं, ये आपका। और इस पे मैंने सब्जेक्टिव टेस्ट में क्वेश्चन डाला है, जैसा बोर्ड में आता है। बोर्ड में क्या आता है, एक्सप्लेन यूजेस या एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन प्लांट किंगडम, क्लोरोफिल, राइट। तो प्लांट किंगडम में या इन फलाना इंडस्ट्री, तो उस इंडस्ट्री का ही एप्लीकेशन आपको देना होगा। आप गिनती की 8 में से 2 एप्लीकेशन याद करके ये नहीं सोच सकते हम यही 2 लिखेंगे। तो अगलों ने स्पेसिफिक किया हुआ है मुझे इस पर्टिकुलर फील्ड में एप्लीकेशन चाहिए। फूड इंडस्ट्री या जो मेडिसिन है, विटामिन B12 इज अगेन साइनोकोबालामिन उसका नाम है, वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। तो ये बात आपको उसमें लिखनी पड़ेगी अगर आपसे पर्टिकुलर स्टेज, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर फील्ड को लेके पूछ रहे हैं, तो आपकी मजबूरी, आपको वही वाला यूज केस देना पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। हमने जो लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन देखी है, लिगेंड के बारे में पढ़ा, उसमें हमें पता है कोई भी चीज कब बेटर डोनर हो सकती है, कब अच्छा डोनेट कर सकती है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। इन सिंपल टर्म लुईस बेसिस भी यही थे, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, हाई है, उतना बेटर डोनर होगा। या फिर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई हो, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास चिपका के ना रखे, वो किसी को डोनेट कर सके। तो I नेगेटिव इज बेटर डोनर देन F नेगेटिव। तो डोनेशन बेटर डोनर की ये 2 शर्तें। ऑब्वियसली बेटर एक्सेप्टर क्या होगा, इसका उल्टा, क्योंकि अब तो मेरे को कार्बोनिल डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर के नजरिए से पढ़ना है। तो यहां पर ये आपको अगर पता है, जो कि पता है, मैं सिर्फ लिख के एक बात को अंडरलाइन कर रही हूं कि मेरे बच्चों को बेटर डोनर भी पता हो, बेटर एक्सेप्टर भी पता हो। बेटर एक्सेप्टर कौन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, राइट, या जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भूखा हो रखा है, बस उसको इलेक्ट्रॉन खींचना है, जैसे Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी लाऊं, जिसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो दीज आर सिंपल बेसिक्स, जो फंडामेंटल्स आप भूले ना तब मैं आगे बढ़ूं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फंडामेंटल्स भूलने की बात ही नहीं है, याद हो गए फिर से। बहुत ध्यान से, और अब साथ साथ अच्छे से समझना है, जब मेटल अपने लोन पेयर को कार्बन मोनोऑक्साइड को डोनेट करता है, जैसे ही मेटल ने कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल डोनेट्स, ये बैक डोनेशन की बात हो रही है, सिंपल सिग्मा बॉन्ड की नहीं, सिनर्जिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू दैट बैक बॉन्डिंग। तो ध्यान रखिए, मैं इस वक्त बैक बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। बैक बॉन्डिंग यही तो थी कि मेटल उल्टा लिगेंड को डोनेट कर रहा है। जब मेटल ने लिगेंड को अपना लोन पेयर डोनेट किया, कौन सा लिगेंड, कार्बोनिल, कार्बोनिल बिकम्स मोर नेगेटिव, ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इसकी वजह से उसकी बेसिसिटी और बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की ताकत और बढ़ गई। उसी वजह से उसका सिग्मा बॉन्ड भी और स्ट्रांग हुआ। आप सोचिए, मेटल और कार्बोनिल जब पास आए तो उनकी शर्त क्या थी, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना या कॉम्प्लेक्स बनना। ये डोनेशन जो था कब कर सकता था बेटर डोनर, सीओ अदरवाइज उतना बेटर डोनर नहीं था, लेकिन सीओ बहुत बेटर डोनर क्यों बन पाया, क्योंकि जब इसने डोनेट कर दिया तो इसको रिवर्स इधर से मिल गया, इस पास खाली ऑर्बिटल था एंटी बॉन्डिंग में। जब इसको इससे रिवर्स मिल गया तो ये तो राजा हो गया, जब इसको इससे मिल गया तो इसने इसको और बढ़ा दिया। इसे कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ईच अदर। एक बॉन्ड ने दूसरे बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। शुरुआत हुई थी नंबर 1 बॉन्ड से, नंबर 2 बनते ही नंबर 1 और स्ट्रांग हो गया। स्ट्रेंथनिंग ईच अदर, एक दूसरे को वीक नहीं कर रहे। दिस इज सोल ऑफ द टॉपिक कि सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड नहीं है, सिनर्जिक बॉन्ड का मतलब सिग्मा पाई इकट्ठा नहीं है, ऐसा पाई बॉन्ड जो सिग्मा को भी और स्ट्रांग कर रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो यहां मेरे को यह समझ में आया, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर डोनर था नहीं, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर डोनर बन के आया। क्लियर। अब मैं इसी बात को अप्लाई करती हूं। भाई क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, आखिरी काम, टॉपिक तो हो गया, हमें कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एक्सप्लोर करनी है। स्ट्रॉन्गर सिनर्जिक बॉन्ड, अब जब मैं आपसे पूछूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मैं बैक बॉन्डिंग पूछ रही हूं, मेरे को सिग्मा बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो अलग नई चीज आई है जिसके अलग टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो स्ट्रॉन्गर सिनर्जिक बॉन्ड मतलब पाई बैक बॉन्ड। जितना स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड होता जाएगा,
थोड़ा ध्यान से, यहां से क्वेश्चंस शुरू होंगे। अब आप सोचिए, पहला बॉन्ड तो बच्चों ये था, कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 4 हो सकता है, कार्बन के मैक्सिमम बॉन्ड 4 ही बन सकते हैं, 5 तो बन ही नहीं सकते, आप जानते हो। अगर इसके बैक डोनेशन से ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता गया तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से बड़ा हो जाएगा, समटाइम 2, समटाइम 2.3, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर घटना मजबूरी है, वो 3 तो नहीं रह सकता, 3 और 2 5 तो नहीं हो सकता। तो जितना ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा उतना ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। यानी सबसे पहला क्वेश्चन, इसके जेई एडवांस के काफी पास्ट ईयर में देख के आई हूं आज पढ़ाने से पहले कि क्या क्या पूछे गए हैं, किस तरह से बच्चा आंसर करेगा, काफी मिले मुझे, एंड तक वही लिखती रहेगी कहीं कोई छूट ना जाए। अगर अकेला आइसोलेटेड इसका बॉन्ड ऑर्डर कोई मेरे को कहे तो 3, आप एमओटी से निकाल के भी दे सकते हो मेरे को। और अगर किसी मेटल कार्बोनिल में आप चले गए, 3 से कम आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि अभी 3 नहीं रहा, चौथा ये और एक इधर चालू हो रहा है, जो इधर चालू हो रहा है वो इसको और स्ट्रांग कर रहा है, तो 2 से ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर दिखने में कि मैक्सिमम 2 होगा मैम पक्का, यहां 2 होगा तो यहां 2 कर दो, नहीं, यहां अगर 2 होगा सिर्फ 2 बॉन्ड, बट यहां तो सिनर्जिक हो रही है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है। सो पहली अभी कैसे ट्रेंड लगाएंगे बाद की बात है, पहले अभी ये समझिए आइसोलेटेड कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर और इसमें सीओ बॉन्ड ऑर्डर, हमेशा बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड। सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड में सबसे ज्यादा है, दैट इज 3। सिनर्जिक में तो सीओ वीक होता जाएगा और एमसी स्ट्रांग होता जाएगा। एमसी समझ रहे हैं ना, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग होती गई, सीओ बॉन्ड वीक होता गया, एमसी बॉन्ड स्ट्रांग होता गया, इसी पे सारा मुद्दा है। अभी यही बता के हटी हूं, नोट करना है कर लो। यही तो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में 3 एरियाज कवर होते हैं। किसी ने पूछ लिया 3 एप्लीकेशन अंडर बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट इज हीमोग्लोबिन का यूज, ऐसे ही क्लोरोफिल और ऐसे ही विटामिन B12। होते तो बहुत हैं, कई हार्मोन्स भी हैं, बट आपको नहीं इतना सारा बताया गया, तो ये आपको पता चलना चाहिए। और ऐसी मेडिसिन इंडस्ट्री में आएगा तो एक आई थिंक EDTA आएगा, एंटीडोट के तौर पे काम करता है स्नेक बाइट वगैरह में, और एक आपका सिस्प्लेटिन आएगा, ट्यूमर्स के अगेंस्ट काम करता है। कैटलिस्ट भी हैं कुछ, तो ये सारा आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे। हाँ जी, क्लियर सबको। कार्बोनिल के CO बॉन्ड का ऑर्डर घटता जाएगा जैसे जैसे MC बॉन्ड का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 4 ही बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है कार्बन का। अगर ये बात समझ आई तो आगे पकड़ते हैं। वही बात को फिर लिखा है, रेपिटेटिवनेस है इसमें, बस आपको रिटेन कराने के लिए क्वेश्चंस पे जाने से पहले। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड 3, बट इन कॉम्प्लेक्सेस इट रिड्यूसेस फ्रॉम 3 to 2 एंड समटाइम 2 to 1, मतलब इनके बीच में भी आ सकता है, रिड्यूस होता जाएगा। MC बॉन्ड दोनों सिग्मा और पाई कैरेक्टर, समरी दे रही हूं अब तक जो पढ़ा। CO बॉन्ड ऑर्डर अक्सर देखा गया है 2 और 1 के बीच मिला है, अक्सर 2 और 1 के बीच मिला है। अगर बॉन्ड ऑर्डर घटता जाएगा बच्चों तो बॉन्ड लेंथ लंबी होती जाएगी। अगर मैं रैंडमली कह रही हूं, ये एक अगेन जेई एडवांस का क्वेश्चन है, C ट्रिपल बॉन्ड O की आइसोलेटेड में बॉन्ड लेंथ 1.23 एंगस्ट्रॉम आई, तो कॉम्प्लेक्स में इससे ज्यादा होगी कि कम? बॉन्ड लेंथ है, एंगस्ट्रॉम मतलब बॉन्ड लेंथ, और कॉम्प्लेक्सेस में इसकी बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम के आसपास पहुंच गई। बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। ये काफी पॉपुलर वैल्यू है, काफी पॉपुलर वैल्यू है, पास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन से बात कर रही हूं आपसे एडवांस में। सो अब आ जाता है आपके पास जैसे कि निकल कार्बोनिल। निकल कार्बोनिल एक ऐसा केस है जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर किसका लेस देन 2 बता रहे हैं, जिसका 3 होना चाहिए था, CO, उसका 2 भी नहीं है, 2 से भी लेस है। पक्का यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डिंग बहुत वीक हो गई। वीक हो गई तो बॉन्ड ऑर्डर घट गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। इसमें अब आप इन्वेस्टेड हैं, याद रहेगा ये।
तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलें कि अब मेरे को पढ़ा दिया आपने, अब क्वेश्चंस बताओ। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सारी बात कर ली। कौन डिसाइड करता है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर दो के चलेंगे, एक एमसी और एक सीओ, ठीक है, इन दो को लेके चलेंगे। अगर मोर लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, ये बात जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग है, इसको हम एक बेटर तरीके से समझते हैं, वो ना बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरे को ज्यादा सिंपल मेथड जो लगता है वो बताती हूँ। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दो केस मैं ले रही हूँ, मैंने ज्यादातर आप देखोगे 4 मिलेंगे, 4 में से आपको ढूंढने होंगे, इंटीजर टाइप में 8 मिलेंगे, 8 में से किसी एक चीज की गिनती ढूंढनी होगी आपको। मान लीजिए सिंपल केस 2, इन दो में आपसे कंपैरिजन मांगा गया एमसी बॉन्ड का और सीओ बॉन्ड का रिस्पेक्टिवली, दोनों का कंपैरिजन मांगा गया, एक का आ गया तो दूसरा उसका उल्टा हो ही जाना है, तो मेरे को उसमें फाइट नहीं है। यहां पर मेटल में पहली बार देख रही हूं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब मैंने कहा था ना आईयूपीएसी रूल लिखवाते वक्त या बात करते वक्त मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा ही प्लस होगी, तब भी मैं हमेशा कहती हूँ इनऑर्गेनिक में जब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स पे होते हैं, हम बहुत सी चीजें उस वक्त नहीं बता सकते, तो ये लाना पड़ता है। इस पे आप फैलते इसमें नेगेटिव कैसे है, उस दिन मैं सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं डिस्कस कर सकती थी। सो मेटल की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, और वो किस में मिली? सिनर्जिक बॉन्डिंग केसेस जैसे कि कार्बोनिल में। अब यहां पर अगर ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो आपको पता ही है वेनेडियम की क्या चार्ज होगा, माइनस। यहां वेनेडियम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां आयरन इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो आपको मैंने वो बताया, वो बेटर डोनर होती है कि बेटर एक्सेप्टर होती है? चलो देखते हैं। बेटर एक्सेप्टर, तो बैक बॉन्डिंग के चांस यहाँ तो मेन बॉन्डिंग के चांस बेटर हैं। एनीवेज, इन केस 1 वेनेडियम इज मोर नेगेटिव, इट इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है बच्चों, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव से जवाब दे बैठे हो मेरे को, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच है, वेनेडियम के ऊपर रईस हो गया अगला नेगेटिव चार्ज, तो वो डोनेट कर पाएगा। अगर किसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, OH नेगेटिव इज अ बेटर डोनर एज कंपेयर टू H2O, क्योंकि H2O न्यूट्रल है, OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी को देने को तैयार बैठा है, बॉन्ड में इन्वॉल्व करो यार इसको। तो वेनेडियम का नेगेटिव होना मतलब इसकी टेंडेंसी टू गिव इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर। कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत तेजी से बहुत रेडिली देना चाहेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड को जब मेटल डोनेट कर रहा है, उसका मतलब क्या है? अक्षत यही है। इतना इजी टॉपिक नहीं है कि आप इधर उधर बिल्कुल देख सके। मेरी हालत इस वक्त है कि मैं सबको यूं बांध के रखूं, टॉपिक पे पैसा लगा है मेरा, ठीक है, तो आप इधर उधर नहीं देख सकते। वेनेडियम के पास नेगेटिव चार्ज मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट रिच है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को खिसका देगा। मेटल का कार्बन मोनोऑक्साइड को देना मतलब क्या है? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो गई तो एमसी बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, हाँ या ना? एमसी बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो सीओ बॉन्ड वीक हो गया। तो मैं कह सकती हूँ केस नंबर 1 का एमसी बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा, सीओ बॉन्ड वीक होगा। दोनों का ऑर्डर दे दिया मैंने, संभालो जरा बात को। बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज वेनेडियम इजिली बैक बॉन्ड कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड को। बैक बॉन्ड अगर इजिली कर देगा तो एमसी बॉन्ड स्ट्रांग, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। इसका मतलब सीओ बॉन्ड को तो 2 से नीचे शायद आना पड़ जाए, सीओ बॉन्ड तो 2 से भी नीचे आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर उसका लेस। बॉन्ड लेंथ आपकी बुद्धि पे छोड़ रही हूं, खुद समझ जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब बॉन्ड लेंथ कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सो अब आपके पास एक कंपैरिजन आ गया, तो 4 वाला भी केस लाती हूं आपके पास, फिर कितने वाला भी ले आऊं फिर तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। आपको सिर्फ देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मेटल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आए तो उसको प्रिंट एरर नहीं मानना, उसको गलत नहीं मानना। आपने, मैंने लिख रखा है नीचे, मुझे लगता नहीं है मेरे को नीचे बात करनी चाहिए, क्या लिखा है आपको नोट करने नहीं देना चाहिए। सीओ बॉन्ड लेंथ लॉन्गेस्ट मांगी है। सबसे लंबा सीओ बॉन्ड कब होगा? जब वो सबसे वीकेस्ट होगा। सबसे वीक सीओ बॉन्ड कब होगा? जब सबसे स्ट्रॉन्ग एमसी बॉन्ड होगा। एमसी बॉन्ड कब, और कौन सा एमसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? किसकी वजह से? बैक डोनेशन की वजह से। यानी एमसी बॉन्ड ये वाला बैक डोनेशन जब स्ट्रॉन्ग होगा, बैक डोनेशन स्ट्रॉन्ग होने के लिए ऑल योर्स क्या चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव में आंसर या तो 1 बनेगा या 4 बनेगा। विच शुड बी द आंसर?
आयरन पे 2 दिख रहा है नेगेटिव चार्ज और कोबाल्ट पे 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब आंसर इज फर्स्ट। इसी बात को नीचे मैंने लिखा है, शायद उनके लिए जो क्लास ना लगा पा रहे हो या जो अटेंटिवली ना सुन पा रहे हो, मुझे नहीं लगता आपको लिखना चाहिए। आपको इसके नीचे अपने लिए क्या लिखना है वो फ्रेज आप खुद क्रिएट करिए कि इसको कैसे पकड़ना है। मेरी तरफ से ये बेस्ट था कि आप यहां तक पहुंच गए तो फिर पहुंच गए, फिर आप अपने नोट से दोबारा पढ़ के भी इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता देना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है जो मैंने एक इकलौता मिला मेरे को वीके जायसवाल से, ये भी जेई में आया हुआ है पिछले कुछ सालों पहले, शायद 3-4 साल पहले का। तो एक इकलौता क्वेश्चन मेरे को लेवल 3 के स्टार्टिंग में मिला, बाद में काफ़ी है, जस्ट आई हैव जस्ट चेक, तो 10-12 मिल जाएंगे। आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर यू, नीट वाली में भी जेई वाली में भी, दोनों में है। अब इसके बाद तो ये क्वेश्चन तो करने लायक आप लोग हो गए, तो मैं ये तो कह सकती हूँ मेटल कार्बोनिल का, मैं एक्सक्लूसिवली मेटल कार्बोनिल की बात करूं तो जॉब ओवर। लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड, एक पूछने का तरीका कल को बदल जाए तो आप ये मत सोचना सिलेबस में हुआ ही नहीं, हमें तो करवाया ही नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ को अक्सर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के तौर पे भी मेजर करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जो आपको नॉर्मली पोस्ट ग्रेजुएशंस में पढ़ने को मिलती है। फाइनल ईयर्स में जाके हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक्सपोजर मिला कि कुछ एक टेक्निक है ये जो कि एटम्स की, बॉन्ड लेंथ्स की, इन सब की जो आपके पास वैल्यूज आई है ना एग्जैक्ट, वो इन्हीं से आई है। कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं, तो वहां पर वेव नंबर, आप जानते हैं वेव नंबर क्या था, 1/λ सेंटीमीटर इनवर्स में इसकी यूनिट होती है। वेव नंबर से एक्चुअली ढूंढा जाता है, तो दैट इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। Stretching frequency is measure of strength of bond, that's it. So stretching frequency is directly proportional to bond order, directly proportional to bond strength, inversely proportional to bond length. तो कहीं पर मैंने तो पढ़ा दिया सिंपल, बच्चों बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड लगाओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का लगाओ, बॉन्ड लेंथ का लगाओ, और क्वेश्चन में आ गया स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का लगाओ, तो वहां आप फंस ना जाएं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकली टर्म है जो आपको बिल्कुल नहीं देखनी, तो इट इज नथिंग बट बॉन्ड ऑर्डर मेजर करने का एक मेथड, एक्चुअल मेथड जो आपको नहीं बताया जाता। सो टुवर्ड्स लास्ट अगर मैं इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के मूव करूं तो मुझे आप बताइए नोट्स में जाके जिन लोगों ने बनाया है, लीगेंड्स को जब पहली स्लाइड पे मैंने नॉन क्लासिकल क्लासिकल में डिवाइड किया था, वहां पर एक कैटेगरी थी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, उसके अलावा थोड़ी सी खिसका के एक कैटेगरी और लिखी थी, PF3, सारे फॉस्फोरस वाले थे, और उसके ऊपर क्या लिखा था, क्या फर्क है उसमें और कार्बोनिल में, बस वो एक्सेप्ट करने के लिए अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं पेश करते, अपना डी ऑर्बिटल पेश करते, बाकी बैक बॉन्डिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग उनमें भी है। एंड एंटी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो अगेंस्ट बॉन्डिंग होता है ना, आई होप वी ऑल नो, थोड़ा सा बॉन्डिंग को डिस्टेबलाइज करता है, वो डिस्टेबलाइजिंग पावर होता है। तो अब मुझे पता चलता है PF3 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग पाई एसिड एक्सेप्टर लीगेंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड। PF3 कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा ही स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है। और ट्रेंड, स्ट्रेंथ ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग PF3 में होगी, फिर PCl3 में, फिर PBr3 में। लेकिन ये तो चलो हैलाइड्स थे, लेकिन PF3, PPH3, PH3 वीकेस्ट सिनर्जिक बॉन्डिंग कोई दिखाता है तो PH3 दिखाता है। सबसे कम टेंडेंसी इसकी है कि ये बैक डोनेशन में पार्टिसिपेट करे, अपना डी ऑर्बिटल किसी को दे कि लाओ जी मेटल तुमसे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टर बैक डोनेशन वाले में मतलब क्या है, ये लीगेंड होते हुए हम जानते हैं सारे लीगेंड उल्टा एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, तो बैक डोनेट का मतलब आप समझ जाइएगा, इट इज पुअर एक्सेप्टर। ये बैक डोनेशन को सपोर्ट नहीं कर पाता, वीकेस्ट है, पुअरेस्ट है। लेकिन अभी तक भी कहीं क्लियरली मुझे नहीं दिखा कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि PF3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैंने उसका कंपैरिजन नहीं दिया। आउट ऑफ नोवेयर अचानक से कैसे ले आई मैं, क्योंकि आपको बताती हूँ जेईई एडवांस के कुछ सालों पहले के क्वेश्चन इस पे कैसे आए, तो उसके लिए आपको जो पहली स्लाइड चाहिए थी वो कीमती थी, बट वहां मैंने ये ट्रेंड नहीं बताया। ये ट्रेंड समझ नहीं आ रहा होगा, अभी पता तो लग गया कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है।
अब इसको समझने की भी कोशिश करते हैं। कुछ तो आप अपना इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह से भी ले आएंगे। अगर मैं पूछने भी लगूं तो आप इसको निकाल दोगे कि क्यों ये सिनर्जिक बॉन्डिंग में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब क्या है? उल्टा मांगना। तो थोड़ी देर के लिए कि भाई किसी को ये ना लगे मैम ने तो बस रटा दिया, हमको रीज़न नहीं बताया, मैं ये मान के चल रही हूँ शायद ये रीज़न बच्चे खुद बता सके। ये एक्सेप्टर बन सकता है। 3 फ्लोरीन ने इसको खींच के कितना खाली कर दिया, इस पे क्या चार्ज आ गया होगा? इससे ज़्यादा एक्सेप्टर अच्छा कौन हो सकता है? PF3 से ज़्यादा एक्सेप्टर अच्छा कहाँ से लाओगे? जो P का तो बिल्कुल ही भूखा हो लिया भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है तो लाओ जी मेटल के लोन पेयर को भी ले लेता हूँ मैं। तो ये निकालना आप अपने आप कर पाएंगे। जो यहाँ तक पहुँचा है थोड़ा अपने दिमाग को मौका देगा तो वो यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन टॉपिक। तो अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आया, ये अगेन एडवांस का क्वेश्चन है और अब जिस तरह से पेपर्स का लेवल हो रहा है जेई नीट में, बड़े आराम से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जेई एडवांस का पिछले कुछ सालों पहले का क्वेश्चन है। मेरे से इसमें कंपेयर कर लिया। क्या कंपेयर करा रहे हैं? ये सारी थ्योरी बाद में देखेंगे, जरूरत भी है आपको कि नहीं। तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए लिख ली कि कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसको पढ़ने को मिल जाए। MC बॉन्ड या CO बॉन्ड की बात कर रहे हैं सिर्फ। मैं क्या यहाँ पर कंपेयर करा रही हूँ? MC बॉन्ड और CO बॉन्ड। दोनों केस में सेंट्रल एटम सेम है, निकल है, सब कुछ सेम है। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, नो फाइट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट ऑल, नो चार्ज डिफरेंस। इसमें 4 कार्बोनिल थे। चारों कार्बोनिल निकल के बैक डोनेशन की तरफ कमिटेड थे। राइट? बैक डोनेशन क्या था? आप मेटल से पेयर अपने अंदर ले रहे हो। कार्बोनिल इज गुड पाई एसिड एक्सेप्टर लीगेंड, हाँ या ना? बट अब पहली बार मुझे पता चलता है PF3 इज मच बेटर। PF3 इज स्ट्रॉन्गर पाई एक्सेप्टर लीगेंड एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी वजह मैं बता के आ गई। PF3 सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब आप सोचो मेरे को PF3 इतना स्ट्रॉन्ग मिल गया तो सेकंड वाले केस में इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहां से आ रहा था बैक डोनेशन, उसकी सारी अटेंशन किसने ले ली? इसको इग्नोर कर दिया, साइड में हट। अब जब ये साइड में हट गया, ये मेटल के साथ बैक डोनेशन जो हो रही थी उसमें बहुत कम इन्वॉल्व हुआ, तो ये कहेगा मैं अपने घर ही ठीक हूं, मेरे को इग्नोर किया गया, मैं अपने CO बॉन्ड में ही ठीक हूं। तो इसका CO बॉन्ड स्ट्रांग होगा। लेकिन इस केस में तो अकेला CO है, ये सारी अटेंशन ग्रैब करेगा बैक डोनेशन में कि यस लाओ भाई मेटल, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बैक डोनेशन। मेटल से बैक डोनेशन आई तो कार्बन ने ऑक्सीजन को डिच किया और किसके साथ ज्यादा स्ट्रांग बनाने में लग गया? मेटल के साथ। तो फर्स्ट केस में MC बॉन्ड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड मोर कमिटेड टुवर्ड्स मेटल, तो MC बॉन्ड इज स्ट्रांग, तो अपने आप CO बॉन्ड इज वीक। सेकेंड केस में इसको तो घास ही नहीं डाली किसी ने, ये तो PF3 ले गया सब कुछ, तो MC बॉन्ड इज वीक, MP स्ट्रॉन्ग बन गया। MC बॉन्ड इज वीकर तो CO बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। आप अपने शब्दों में लिखें, इसके बाद कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए अब मैं आती हूं एक और क्वेश्चन, इसको कंपेयर करते हैं। क्या लिखा है नीचे मैंने भूल जाइए, इसको कंपेयर करते हैं। ये तो पता चल गया स्ट्रॉन्गेस्ट था। अच्छा अब इसमें मैंने PF3 की जगह कौन लगा दिया? PME3। अब जब आप सोचेंगे भी ना, मैं उधर बहुत ज्यादा जाना नहीं चाह रही थी, दिस, इसमें उसका इंडक्टिव इफेक्ट उल्टा गिविंग है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ये पार्शियल नेगेटिव है तो बैक डोनेशन में क्या ही खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को? बैक डोनेशन का मतलब क्या है? लीगेंड मांग रहा है मेटल से, ये लीगेंड तो रजा हुआ है, नहीं है जरूरत भाई, अपने पास है, यहां से आ रहा है। तो इसमें कौन मोर पावरफुल हो गया? सॉरी, इधर मैं देखूं तो ये ज्यादा पावरफुल हुआ, इधर मैं देखूं तो ये ज्यादा पावरफुल हुआ। जो पावरफुल हुआ वो गाइड करेगा। अब यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट पाई एक्सेप्टर PF3 है। अगेन ये सारी अटेंशन मेटल की अपनी तरफ ले लेगा बैक डोनेशन के लिए, ये इग्नोर्ड, इसका CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। यहां पर सारी अटेंशन फिर किसको मिल गई? CO को। इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया स्ट्रॉन्ग और CO बॉन्ड बिकम्स वीक। ये जेई एडवांस के पास्ट ईयर 2-3 क्वेश्चन टकराए मुझको, जो आपके पास लाई हूं।
सो इस तरह के कंपैरिजन आपको तैयार रखा। अब देखिए कितनी छोटा हो गया डिटेल, सेकंड टाइम आए हम तो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस रहता है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के बाद आप समझ गए तो हम थोड़ी लाइनें कम कर सकते हैं। अब आगे आपका कॉन्फिडेंस, आप एक कौन सा शब्द ढूंढे जिससे तड़ाक से आंसर आए। तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड पूछ ले, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ले, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ज्यादातर बॉन्ड लेंथ पूछी गई और उसके पीछे एक वजह है, एक साइकोलॉजिकल रीजन है। बच्चा जब इतना पढ़ के इतना तैयार होके आता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है ये तो मैं कर लूंगा, और जब वो बॉन्ड स्ट्रेंथ निकाल लेता है, बॉन्ड कौन सा स्ट्रॉन्ग निकाल लेता है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता है, उसी ऑर्डर को रिपोर्ट करता है, बॉन्ड लेंथ उसका उल्टा होता है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ। तो उस वक्त इतना संभाल पाना, ज्यादातर बच्चे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर चिपका देते हैं बॉन्ड लेंथ पे, लास्ट में उल्टा करना भूल जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसका होता है कि पहले तुम यहां तक पहुंचे और एंड में उसको रिवर्स करना है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड आपको अक्सर ज्यादा मिलेगा देखने को, बजाय बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब आपसे हम सही करवाना चाह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ मतलब आपसे हम गलत करवाना चाह रहे हैं। सिंपल मतलब यही है। तो ये भी हो जाएगा अब तो बच्चों से, ठीक है। चलिए, अब मेटल कार्बोनिल्स तो हुए खत्म। अब एक लास्ट कैटेगरी थी जो मैंने कहा था आई एम नॉट श्योर मैं आज वो पढ़ाऊंगी कि नहीं, पढ़ा पाऊंगी कि नहीं। पहले वो लास्ट कैटेगरी पे दोबारा आते हैं, बहुत बहुत ईजी है कुछ भी नहीं इसमें। एक तीसरी कैटेगरी के लिगेंड्स हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर्स हैं, यानी कि वो लोन पेयर तो डोनेट ही नहीं करते। एक होता है लोन पेयर डोनर्स, उसमें दो कैटेगरी थी, क्लासिकल नॉन क्लासिकल। और एक, ये मैं बैक बॉन्डिंग की बात नहीं कर रही बच्चों, दिस इज नॉट बैक बॉन्डिंग, अगर मैं ढंग से पूरी ये दिखा सकूं आपको। एक होते थे क्लासिकल जो पढ़ के आए, एक थे नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल में बैक बॉन्डिंग वाला हिस्सा ये था बस, दिस। इसमें बैक बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में थी, इसमें बैक बॉन्डिंग खाली डी ऑर्बिटल में थी, और pf3 इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब नो मोर बैक बॉन्डिंग। अब ये क्या है, ये ऐसे नॉन क्लासिकल हैं जो कि अपनी, ठीक है बैक बॉन्डिंग है, बहुत कम है, मतलब इसके कंपैरिजन में कहीं नहीं ला सकती मैं उसको। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर्स। इनमें फर्क क्या है, ये लोन पेयर नहीं डोनेट कर रहे, ये क्या डोनेट कर रहे हैं, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। तो लेट्स रीच देयर। ये क्या, पहले जीज सॉल्ट पे आते हैं। देखिए प्लैटिनम, अब प्लैटिनम है तो प्लेनर होगा। क्यों प्लेनर होगा, लास्ट क्लास आपको पता है प्लैटिनम पैलेडियम की ज्योमेट्री, स्क्वायर, प्लेनर, dsp2, तो ये प्लेनर ही होते हैं। ये प्लेनर, प्लेनर मतलब इन अ प्लेन। तो प्लैटिनम और ये 3 क्लोरीन तो एक प्लेन में है। अब चौथा लिगेंड इसमें कौन है, C2H4 इथाइलिन, या कह लो आप जिसको IUPAC नेमिंग में क्या कहते थे, ईथीन। ईथीन की पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, पाई बॉन्ड जो है इसकी तरफ लिगेट करेगा, ना कि कार्बन का कोई लोन पेयर, हाइड्रोजन का कोई लोन पेयर, नथिंग। ये इसकी तरफ डोनेट करेगा। जब ये इसकी तरफ डोनेट करेगा, बॉन्ड तो बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहां पर कोई लोन पेयर नहीं था। यहां कौन डोनेट करता है, पाई। ऐसे लिगेंड्स के आगे हमें एक ये साइन देख रहे हैं, ईटा, ये बनता है। लिखिए इसको, बनाइए। अब बुक में देखना, जो ईटा के ऊपर 2 लिखा है वो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि नंबर ऑफ कार्बन है, पढ़ के बताओ। फेरोसीन में भी देखना, जीज सॉल्ट के साथ फेरोसीन बना होगा, फेरोस क्या है, कार्बन, बिल्कुल। तो फेरोसीन में कितने कार्बन, तो यानी अब मैं ये कह सकती हूं कि ये ईटा के ऊपर जो 2 लगता है, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन डोनेशन। फेरोसीन देखिए आप, उसके अंदर 5 कार्बन आई थिंक, तो उसमें ईटा के ऊपर 5 आएगा। फेरोसीन और उसके साथ एक और बना होगा बच्चों बुकलेट में, क्या नाम है उसका, डाइबेंजीन, तो उसमें ईटा के ऊपर 6 आ जाएगा। तो फेरोसीन में आपने इसी ईटा के ऊपर 5 लगाया। फेरोसीन और उसके साथ बना हुआ एक और, क्या इसको मैं सैंडविच कंपाउंड बोल सकती हूँ, देखना, बताने की जरूरत तो नहीं क्यों बोला है सैंडविच, समझ आ रहा है। मेटल 2 क्लाउड्स के बीच दब गया, फंस गया या एकोमोडेट हो गया, तो ये सैंडविच कंपाउंड भी है। तो इसके बाद वाला मैं सारा आपको पढ़ा चुकी हूँ बुकलेट में, अगर आप देखें तो वो सारे वही कार्बोनिल्स हैं जो आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। एक वर्ड और बता दूं, उसके बाद मेरा ये टॉपिक खत्म।
जी सॉल्ट या इससे मिलते जुलते जो केसेस हैं, इसमें पाई बॉन्ड का जो पाई क्लाउड और ये प्लेटिनम का प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सारा एक प्लेन में नहीं है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। प्लेटिनम इधर है, इस प्लेन में है, तो इस प्लेन में नहीं आ रहा है इथाइलिन, वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन से उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, राइट? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेम प्लेन में नहीं है। ये था स्क्वायर प्लेनर, बट ये इस प्लेन में नहीं आया, ये इसके ऊपर से इसको डोनेट करने आया है अदर प्लेन। ये दोनों सेम प्लेन में नहीं है। नाउ इट इज नो मोर अ प्लेनर स्ट्रक्चर। फेरोसीन भी इसी तरह से, ये भी आप देखिए डायग्राम में मैंने अलग से बना रखा होगा CH2 उस कोने में नहीं ड्रॉ किया मैंने CH2 जहां Cl है, वो अलग से बनाने का मतलब है वो ऊपर की एक्सिस से आ रहा है। क्लियर हो गया इतना सभी को? तो ये तीन कंपाउंड्स आपने अब खुद देखने हैं, जो सैंडविच कंपाउंड और वो ईटा के ऊपर 2, 5 जो भी लिखना है वो हमने डिस्कस कर लिया। सो अब मेरे पास एक होमवर्क आपको दिया था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो होमवर्क नहीं कर पाया? आई विश खुद करें, क्यों आज की स्लाइड पे क्यों लिखा है मैंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल लाया गया था टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास कोई रूल नहीं था, कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, एक यूनिवर्सल रूल। तो एक यूनिवर्सल रूल लाया गया, और ये स्पेशली किसके लिए लाया गया था? इट वाज स्पेशली बॉट इनटू योर सब्जेक्ट बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए EN लाया गया, जो एनसीईआरटी में नहीं है। और उसमें सिंपल सा फॉर्मूला है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जो भी कॉम्प्लेक्स हो, मैंने बुकलेट में पूरा एक टेबल दे रखा है EN का, जो भी कॉम्प्लेक्स है पहले आप उसका EN निकालोगे। अगर EN नियरेस्ट नोबल गैस से मैच कर गया तो वो हाईली स्टेबल है। बॉन्डिंग में हमेशा नियरेस्ट नोबल गैस को ही पकड़ा है हमने। तो पहले तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका एटॉमिक नंबर लिखोगे, सपोज क्रोमियम का लिख दिया 24, मैंगनीज का लिख दिया 25, उसमें से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि पॉजिटिव वो माइनस करोगे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए 2 से 3 या 4 वॉटेवर। और उसके बाद उसमें क्या ऐड करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट होके आए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, तो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 6। अगर 4 है कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8। ये सम अगर नियरेस्ट नोबल गैस यानी 36 हुआ, 54 हुआ, नियरेस्ट नोबल गैस से मैच कर गया तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज हाईली स्टेबल। मैच नहीं किया तो लेस स्टेबल। ये कामयाब ज्यादातर किस में है? मेटल कार्बोनिल्स में। किसी किसी में आपको दिखेगा नंबर आया 35, इट इज लेस स्टेबल, नंबर आया 36, इट इज मोर स्टेबल। तो ये आपको करना है। इट इज मेनली एप्लीकेबल टू मेटल कार्बोनिल्स, मेनली उसी के लिए लाया गया था, इसलिए कहीं एप्लीकेबल ना हो रहा हो। अब ये कैलकुलेट नहीं करवा रही मैं आपसे इतने बड़े बच्चों से। लास्ट थिंग फॉर टुडे, लास्ट स्लाइड फॉर टुडे इज आखिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को मैं एक जगह कैसे लाऊं। कहीं मैंने कहा चीलेशन, कहीं मैंने कहा EAN, कहीं मैं कह दूंगी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत सारी वैरायटी आ गई, मेरे को क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स एक कंडीशन तो नहीं है। एक तो अगर मेटल पर चार्ज ज्यादा है, मान लीजिए आयरन, और ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, मेटल दो कॉम्प्लेक्सेस कंपैरिजन करने को दिए गए, एक में आयरन का +3, एक में आयरन का +2। आप किसको प्रायोरिटी दोगे स्टेबिलिटी में? आयरन का +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में CFSC भी ज्यादा है, नो डाउट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। और +2 में अक्सर ये ट्रेंड देखा गया जो इरविन विलियम्स ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इन साइंटिस्ट ने डाला हमारे पास ये ऑर्डर। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको 80% कॉम्प्लेक्सेस मिल रहे हैं, उसके लिए उन्होंने ये ऑर्डर दिया स्टेबिलिटी का, जो मुझे अगेन विद सम दैट टेक्नोलॉजी विच वी कैन नॉट इंट्रोड्यूस टू यू, जो हायर एजुकेशन में देखने को मिलती है, इरियम विलियम्स ऑर्डर मेरे पास आया। और पैलेडियम, सिल्वर, इरिडियम, गोल्ड, मर्करी, रिलेटिवली फुल डी ऑर्बिटल्स, इनमें अक्सर डोनर्स आप ये देखिए फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अगर आपको मिलेंगे तो वो हाईली स्टेबल होंगे।
यानी इनके अंदर डोनर एटम्स जैसे फॉस्फीन PPH3, PH3, PF3, ऐसे ही सल्फर वाले डोनर एटम्स भी आपको पता हैं, ऐसे ही क्लोरीन तो खुद है ही अकेला लीगेंड, इन लीगेंड्स के साथ ये ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं। ये वाले लास्ट इज, ये तो आपको पता ही है, जितना बेसिक लीगेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों इतना स्टेबल बना रहा था, लीगेंड जितना बेसिक उतना ज्यादा अच्छा डोनेशन, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। एंड थर्ड नंबर पे मैं लिख रही हूं चीलेट। प्रेफरेंस आप चीलेशन को पहले देंगे, लिखा चाहे तीसरे नंबर पे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं था। चीलेशन इज टॉप मोस्ट, इसे नोट करिए। ये पूरा चैप्टर मेरी तरफ से वन गो में खत्म। कुछ अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड छूटा है जो दिया जाना चाहिए वो मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में लूंगी, इससे ज़्यादा इस चैप्टर को खींच नहीं सकती।